तो आज का क्लास किस पे बेस्ड है? आज क्या पढ़ने वाले हैं? सर, आपका दो क्लास हुआ है। आपने दो क्लास में क्या क्या पढ़ लिया भाई? इनिशियल इंट्रोडक्शन हुआ, फिर सेल सेल डिस्कवरी, है ना। यूट्यूब पे आपको मिल गया था वीडियो। और भी अगर बच्चे हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए, सबको फायदा मिले, है ना। ध्यान देते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, हम लोगों ने कर लिया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर लिया। इसके बाद क्या पढ़ा? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी हो गया। टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया ये भी हो गया। सब हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी का वीडियो आगे दिया हुआ है, बट आज सेल थ्योरी आप लोग आज का टॉपिक है टॉपिक बनाएंगे सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी है क्या, तो उसको समझना है। सेल थ्योरी बना कैसे, कहाँ से आया, किसने दिया सेल थ्योरी। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो कहानी है वो दो साइंटिस्ट, एक जो कि बॉटनिस्ट है और एक जो कि जूलॉजिस्ट। तो बॉटनिस्ट का मतलब आप समझते होंगे कि वो साइंटिस्ट जो प्लांट का स्टडी करता है या प्लांट के बारे में जिसको ज्यादा जानकारी होती है, बॉटनिस्ट होता है। और जूलॉजिस्ट जिसको एनिमल के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, जो एनिमल के बारे में स्टडी करता है डिटेल में, उसको हम जूलॉजिस्ट बोलते हैं। तो बॉटनिस्ट ने प्लांट का स्टडी किया, उसने बताया कि प्लांट बॉडी जो है वो सेल का बना है। और जूलॉजिस्ट ने एनिमल बॉडी का स्टडी किया है और उसने बताया कि एनिमल बॉडी जो है वो सेल का बना होता है। तो ये जो बॉटनिस्ट है जिसका नाम है एमजे स्लाइडेन, और जो जूलॉजिस्ट है उसका नाम है देवदर स्वान। ठीक है। एक जो बॉटनिस्ट है वो जर्मन के हैं। कहीं कहीं पे बुक में आपको लिखा हुआ है जर्मन बॉटनिस्ट और जर्मन जूलॉजिस्ट। एक्चुअली में जर्मन बॉटनिस्ट है और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, यानी जो जूलॉजिस्ट है वो ब्रिटिश के इंग्लैंड के हैं, और जो बॉटनिस्ट है वो कहाँ के हैं? जर्मनी के। ठीक है। तो दोनों ने कंक्लूड किया और प्रपोज किया कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल जब सेल का बना है तो कुल मिलाकर के क्या हो गया कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बने होते हैं। और सेल ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। दिस इज द सेल थ्योरी अकॉर्डिंग टू द स्वान एंड स्लाइडेन। सेल थ्योरी क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज द सेल थ्योरी। लेकिन स्लाइडेन और स्वान ने इस चीज को नहीं बताया कि आखिर सेल बनते कैसे, नए सेल आते कहाँ से। तो इस चीज को लेकर के एक नया साइंटिस्ट है ना, जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चो। इसने उस चीज को बताया कि भाई न्यू सेल्स जो है वो आते कहाँ से हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, यानी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस पे एक लैटिन वर्ड में उसने कह दिया ओमनीज सेलुला ई सेलुला। क्या कह दिया? ओमनीज सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब निकलता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब कुल मिला के कंक्लूड करके जो सेल थ्योरी है आज के समय में, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है सेल। तो पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे इन, ऐसे लिख सकते हो। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी वाज proposed बाय, दिख रहा है? सेल थ्योरी वाज proposed by एमजे स्लाइडेन, एमजे स्लाइडेन, एमजे स्लाइडेन इन 18
in 1838 and Tishwan 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 in 1839। यानी एक ने सेल के बारे में बताया 1838 में और एक ने 1839 में बताया, दोनों का जो कंक्लूजन है उसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो अब ध्यान देना है कि एक्चुअली क्या है। तो एमजे स्लाइडिन was a botanist। MJ Sladin was a botanist, and he found all plants are made up of cells। Any problem? इसके बाद each one was a zoologist, and he found all animals are made up of cells। Any problem? तो ये कुछ कंक्लूड यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि व्हाट इज द सेल थ्योरी। The cell theory the cell theory the cell theory cell theory according to, ऐसे लिख सकते हैं, cell theory says, क्या है सेल थ्योरी? ठीक है, ध्यान देंगे। सेल थ्योरी है cell is the structural and functional unit of life। Cell is the structural and functional unit of life। ये हो गई बात सेल थ्योरी की। ठीक है, नोट कर लिया। अब ध्यान देते हैं क्या कंडीशन है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मॉडिफाइड सेल थ्योरी की बात, टॉपिक बनाएंगे मॉडिफाइड सेल थ्योरी। मॉडिफाइड सेल, ओके, मॉडिफाइड सेल। तो क्या है ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी, किसने दिया हुआ है? देते हैं और समझते हैं। देखो,
cell theory which 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 was given by cell theory जो दिया गया था cell theory which was given by Slidane which was given by Slidane and Swan which was given by Slidane and Swan 45 by modified by Rudolf Virchow. Rudolf Virchow scientist Rudolf Virchow in 1855 में मॉडिफाइड क्या कहा he put forward a Latin sentence क्या है omni cellular omni cellular cellular ये कर दिया क्या मतलब है इसका it means new cells arise from pre-existing cells नए सेल पुराने सेल से आते हैं अपने पहले वाले सेल से आते हैं क्या नए सेल आते हैं न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cells ठीक है एनी प्रॉब्लम चलिए अब ये सेल थ्योरी को किस रूप में जानते हैं तो कह सकते हैं now the cell theory now the cell theory formulated as follows ठीक है तो क्या क्या अब आया है सेल थ्योरी में क्या वही एक वर्ड है वही एक सेंटेंस है या और भी सेंटेंस है सेल थ्योरी उसको समझ ठीक है ध्यान देंगे तो एक्चुअली में क्या है कई टर्म आ जाते हैं पहला है all living organisms are made up of cells and product of cells ठीक है ये ध्यान रखने की जरूरत नए तरीके से आपको समझना है कि सेल थ्योरी क्या है दूसरा है न्यू सेल arise from pre-existing cell
न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके बाद अगर बात करोगे तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा क्या, इसके बाद अगर आप जोड़ते हो तो कहता है, में लिखा है कि सेल इज नॉट स्ट्रक्चरल आल्सो द फंक्शनल यूनिट, तो ये भी बात यहाँ पे लिखा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और बात करेंगे तो बढ़ा देते हैं इसको, आपका अगर कोई काम हो रहा है, बॉडी अगर कोई वर्क कर रहा है तो वो वर्क किस बेसिस पे हो रहा है, सेल काम कर रहा है तो बॉडी काम कर रहा है, यानी बॉडी वर्क कर रहा है इन रिस्पेक्ट टू द सेल। यानी कह सकते हैं कि टोटल फंक्शन ऑफ द सेल क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ अ बॉडी हो जाता है। टोटल फंक्शन ऑफ सेल क्या होता है, फंक्शन ऑफ ए बॉडी हो जाता है। क्लियर। इसी अनुसार से अगर हमारा बॉडी का वेट किया जाए कि हमारा वजन कितना है, तो हमारा वजन कितना है, जितना टोटल सेल का वेट हो जाएगा वो बॉडी का वेट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा द वेट ऑफ अ बॉडी, the weight of a body is sum total weight of sum total weight of cell। yes, इसके अनुसार से the function of a body is sum total function of cell। yes, सेल का फंक्शन, बॉडी का फंक्शन, सेल का वेट, बॉडी का वेट। अंडरस्टूड। एक नोट कर लो, number of cell in human body। ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ सेल क्या है, सोचिए, तो ये बनता है weight of body into 10 to the power 15, weight of body into 10 to the power 15। यानी आपके बॉडी में कितने सेल्स हैं वो डिपेंड करता है आपके बॉडी के वेट के अनुसार। ये कांस्टेंट वैल्यू ले लिया है 10 टू द पावर 15। अब जितना बॉडी का वेट है उस पे आप पुट कर दो 10 टू द पावर 15, तो वो आपके बॉडी का वेट। अगर मान लेते हैं कि एडल्ट बॉडी की बात, एडल्ट बॉडी का वेट निकाल, तो क्या हो जाएगा, मान लिया 60 केजी वेट है, तो 60 इंटू 10 टू द पावर 15, है ना। एक न्यू बॉर्न की बात करें, न्यू बॉर्न की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2.5 जनरली रहता है, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 15।
आप निकाल सकते हो ना, आपका जो वजन है उसके अनुसार से आप बता सकते हो कि भाई मेरे पास कितने सेल्स हैं, है ना, मेरे पास कितने सेल्स हैं, उसका आपको फॉर्मूला मिल गया, है कि नहीं? मिल गया ना? बता दो। अब समझते हैं आगे। तो डिटेल स्टडी जो सेल का है वो कब हुआ, तो उसको समझते हैं। डिटेल डायग्राम एंड स्टडी ऑफ सेल ऑफ सेल्स ऑफ सेल्स made possible made possible after invention of electron microscope, after invention of electron microscope। तो बात कर लेते हैं कि क्या वो कब डिस्कवर हुआ। तो इन 1931 टू 32, इन 1931 टू 1932 एम नॉल, साइंटिस्ट का नाम है एम नॉल, एंड ई रस्ता, ई रस्ता इन्वेंटेड, है ना, वेयर इन्वेंटेड, वेयर इन्वेंटेड इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। ठीक है, तो इसके बाद डिटेल स्टडी होना शुरू हो गया, ज्यादा से ज्यादा हम देखने लगे। मैं बता दूं आपको, द मैग्निफिकेशन कितना बड़ा करके दिखा सकता है किसी इमेज को, कितना बड़ा करके दिखा सकता है किसी इमेज। तो द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अबाउट, कितना, ऐसे नॉर्मली देखो तो 1 to 50 मिलियन टाइम, इतना दिखा सकता है ऑन एवरेज। ऑन एवरेज अगर करोगे तो क्या होगा, नॉर्मली 1 लाख, 1.8 लाख, 1.80, या ऐसे करके, है ना, लैख, 180 लाख नॉर्मल हो। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल, क्लियर है, आई बात समझ में? पढ़ते हैं, एक टर्म इस्तेमाल कर, एक टर्म इस्तेमाल, the term is अल्ट्रा,
अल्ट्रा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। व्हाट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर? कहते हैं किसी भी सेल के इमेज को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो काफी मैग्नीफाइड दिखेगा, काफी अच्छा व्यू उसका आएगा। तो उसके अनुसार से आप कह सकते हैं कि आपने क्या देखा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा है, यानी डिटेल्ड व्यू ऑफ द सेल सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए या देखे जाने वाले जो स्ट्रक्चर है, तो देखो देखो the image the image or a structure the image or a structure the image or a structure which 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 seen या ऐसे करके the image or a structure which is seen under the electron microscope called ultra 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 यानी कह सकते हो it is the detailed view of tiny object or cell। ठीक है, टाइनी ऑब्जेक्ट और cells का डिटेल व्यू रहेगा, बहुत अच्छी तरह से दिखेगा, हर चीज आपको क्लियर दिखेगी। आई बात समझ में? चलिए तो समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल स्टडी के लिए सेल को कितने पार्ट में डिवाइड, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर की बात। हटा दो इसको। टॉपिक बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स कुछ बात कर लेते हैं। किसी पर्टिकुलर कुछ कुछ सेल्स का जो है क्या शेप हो सकता है और वो कितना बड़ा हो सकता है, उसका साइज क्या हो सकता है, उन सब के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा। तो पहला हमारा जो पॉइंट है ये मैं कर लेता हूँ, उसको कर ले, ध्यान देंगे। जैसे मान लो कि हम स्मॉलेस्ट सेल, हम पीपीएलओ की बात करते हैं, एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, हम एक तरफ सेल की बात करते हैं, सेल, फिर इसका शेप, फिर बाद में पहले साइज और फिर शेप, इस तरह से। ठीक है, अब माइंड खींच भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बात नहीं है इस तरह से। ठीक है, वही समझ इसका क्या शेप है, साइज है। तो सबसे पहले सेल वे समझते हैं कौन, तो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है, उसका जो एवरेज साइज होगा कितना बड़ा होगा,
तो बैक्टीरियल साइज जो है वो 0.1 कितना हो सकता है बड़ा, तो 5 माइक्रो, कितना बड़ा हो सकता है, 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ध्यान नहीं। इसके बाद सेकंड अगर बात करते हैं, तो जो पीपीएलओ है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा विच इज द पीपीएलओ, इसका साइज, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, इसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, ये हो सकता है। इसके बाद देखो, तो अगर हम आरबीसी सेल की बात करें, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो साइज होता है वो होता है 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर। इसके बाद अगर हम डब्ल्यूबीसी को देखेंगे, तो इसका होता है 8 to 18 माइक्रोमीटर का। इसके बाद अगर हम देखते हैं स्पर्म सेल का, तो स्पर्म सेल, तो ये हो जाएगा लगभग 60 माइक्रोमीटर। और फिर ओवम या एग सेल की बात करें, तो ये लगभग होता है 100 माइक्रोमीटर। इसके बाद देखो, न्यूरॉन या नर्व सेल, तो ये लगभग होता है 80 टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर लगभग होता है। इसके बाद देखो, तो 80 to 100 सेंटीमीटर हो गया। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, इतना हो गया इधर। इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आगे। अगर हम वायरस की बात करें, तो वायरस का साइज क्या होगा, तो ऑलमोस्ट 0.02 माइक्रोमीटर से लगभग 0.2 माइक्रो, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर एक और कर लेते हैं, यूकैरियोटिक सेल, नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल, तो ये लगभग होता है 10 to 20, 10 to 20 माइक्रो, 10 to 20 माइक्रो। लिख लिया इधर साइज, साइज सबका क्लियर हो गया। अभी सेल की तरफ, तो बैक्टीरिया का जो सेल वो क्या हो सकता है, तो ये आपको हो सकता है ना, रॉड सेल, स्फेरिकल, कॉमा सेट,
एस्पायर से दिख रहा है, रेटिंग दिख रहा है। माइटोप्लाज्मा इरेगुलर सेट होगा। आरबीसी कैसा होता है? बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव और बाइकॉन्वेक्स भी हो सकता है, डिस्क्वाइड जिसको कहते हैं। डब्ल्यूबीसी कैसा होता है? इरेगुलर सेट। स्पर्म सेल कैसा होता है? तो टैडपोल की तरह, टैडपोल। और ओवम कैसा होता है? स्फेरिकल। नर्व सेल कैसा होता है? ग्रिड लाइक, ग्रिड लाइक। और मस्तिष्क कैसा होगा? ओवल। वायरसेस कैसा होता है? वेरिएबल, वेरिएबल से वेरी करता है, कभी टेट्राहेड होता है, कभी हेक्सागोनल होता है ना। यूकैरियोटिक वेरिएबल से कॉमन बात होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर? गिरा दूं? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक नोट कर लो। नोट क्या है? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन? एनीवन? स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? कौन होता है स्मॉलेस्ट सेल? आएगा यही जो माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा जिसको कहते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक। इसके बाद, इसके बाद लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन? ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट में डायमेंशन देखा जाए, है ना, ऑस्ट्रिच। इसके बाद बताओ, इसके बाद बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल कौन है? नर्व सेल, नर्व सेल। इसके बाद क्या? स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। बताओ स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन? वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आरबीसी को सभी समझते हैं, क्या लगता है?
स्पर्म सेल। तो कैसे आपने कह दिया इसको, ये तो 60 माइक्रोमीटर का लिखा था, है ना? तो यहाँ पे कंक्लूजन को आप समझ लीजिए, कंक्लूजन समझ लीजिए। अगर आप आरबीसी की बात करते हैं तो 7 माइक्रोमीटर, उससे भी छोटा होता है कौन? कौन होता है? ब्लड प्लेटलेट्स, 2 to 4 माइक्रो। तो जब यहाँ पे आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स दोनों सेल यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, 7 माइक्रोमीटर, और ये मिल रहा है 2 to 4 माइक्रोमीटर, तो हम तो मान सकते हैं ना इसको छोटा, कह सकते हैं ना, ब्लड प्लेटलेट्स को छोटा बोल सकते हैं, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स को छोटा कह सकते हैं। अब समझना ये है, तो फिर प्लेटलेट्स को छोटा क्यों नहीं कहा, आरबीसी को छोटा कह रहा है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। एक्चुअली में सबसे छोटा जो सेल होता है वो स्पर्म सेल होता है, वो कैसे? तो अगर स्ट्रक्चर डिराइव किया जाए तो इस तरह से स्ट्रक्चर नॉर्मली मैं बना दे रहा हूँ, इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक्चुअली जो सेल होता है, दिस इज द हेड पोर्शन, हेड पार्ट इज एक्चुअल सेल पार्ट। सेल जो पार्ट है वो कौन है? ये सेलुलर कंटेंट इसके पास, ये जो आपको दिख रहा है लॉन्ग, ये आपका क्या है? तो ये तो इधर एक तो मिल रहा है क्या, बॉडी मिल रहा है, बॉडी मिल रहा है इस तरह से, एक तो बॉडी मिल रहा है और दूसरा टेल मिल रहा है। तो एक्चुअली जो सेल पार्ट होता है वो हेड होता है, हेड ही जो है वो एक्चुअल सेल पार्ट। तो इसका जो इसका जो साइज होता है वो होता है लगभग 4.5 माइक्रोन। और ये एक्चुअली में ना आपका ब्लड प्लेटलेट्स, ना ट्रू सेल्स है, और ना ही आरबीसी ट्रू सेल्स, ये दोनों ही सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते ही नहीं। तो न्यूक्लियस जिसके पास प्रेजेंट नहीं है उसको हम ट्रू सेल्स की कैटेगरी में रख नहीं सकते। तो हमारा जो ट्रू सेल्स के फॉर्म में आएगा, और जो एक्चुअल सेल वाला जो पोर्शन है वो स्पर्म का ये बना एक portion। तो इसीलिए स्पर्म को माना क्या है, स्मॉलेस्ट। एनी प्रॉब्लम, समझ गए बात को? ठीक है। चलिए अब समझते हैं आगे। अब क्या पढ़ना है? तो आपने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, क्या होता है? मालूम है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल? पढ़ा आपने? तो ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हमें लग रहा है? अरे बस समझ में सबको?
बच्चों की संख्या बहुत कम हो जा रही है, ऐसे कैसे 3 स्टूडेंट ही बच रहे हैं। सबको कॉल करना पड़ेगा, लगता है पेरेंट को बताना पड़ेगा। क्या कोई परेशानी है क्लास में? अरे बोलो तो यार तुम लोग, अजीब लड़का बच्चा सब है भाई। अच्छा है ऑनलाइन में, पढ़ना है सो जाना है, पढ़ना है बंद कर देना है, बैठ जाना है आराम से, है ना। किस्मत में ही नहीं पढ़ना लेवल लगता है कि कई लोगों, गवर्नमेंट भी उसी तरह से करी है, बच्चा भी उसी तरह का है। तुरंत इशू बता देगा क्या? नेटवर्क नहीं था, नेट कंप्लीट नहीं था, ठीक से नहीं चल रहा था, बहुत सारे बहाने बनाते। बहानों से थोड़ी। ठीक। तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, और फिर करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, और फिर